हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2019 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रियल टाइम में सॉल्व करेंगे इसको। तो ये पेपर हुआ था 4 जनवरी 2021 को 10:30 से 12 बजे के शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। ये है पहला क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है कि ये एक ट्रायंगल दिया है, इसमें ए बी बाई ए सी मीन्स ये वाला हिस्सा ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू बी डी बाई डी सी। तो ये जो इक्वेशन दिया गया है ना, ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। मीन्स ये प्रॉपर्टीज़ एंगल बाइसेक्टर किसका है? एंगल ए का। ए डी जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो ये अगर 28 है तो ये भी 28 डिग्री होगा। इट मीन्स टोटल एंगल ए हो जाएगा 56 डिग्री, एंगल बी है 60, एंगल बी है 60 डिग्री। ये टोटल हो जाएंगे 116। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? सॉरी, एंगल सी है इधर, एंगल सी 60 दिया है। तो हमें एंगल बी जब फाइंड करना होगा तो सिंपल है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180। तो 180 में हम 116 माइनस कर देंगे जो कि आएगा 64 डिग्री। और यही है हमारा आंसर। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेंस्ट विच एक्ट महात्मा गांधी अडॉप्टेड अगेंस्ट विच एक्ट महात्मा गांधी आस्क्ड पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंस। देखो, इसमें दिया है 1919 की बात हो रही है। ये जब हम देखेंगे ना, ये तो 1813, ये तो पहले ही ऑप्शन कट जाता है। आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। तो इसका 1919 से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल आंसर है ये। तो ये तो जीके के इजी क्वेश्चंस थे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्या करना है ना, इसके लिए एक फार्मूला है बोर्ड मास में ये है सब्ट्रैक्शन, ये है एडिशन, ये है मल्टीप्लिकेशन, ये है डिवीज़न ऑफ, और ये है ब्रैकेट। तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ढूंढना है, तो ये है ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 6। देन उसके बाद ऑफ कहीं नहीं है। देन उसके बाद डिवाइड है ये। तो ये पूरे हिस्से का सोल्यूशन आ जाएगा 0.5। अब बचता क्या है? 5 + 2 इंटू 0.5 इंटू 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 0.5 मतलब 1 इंटू 3 3 एंड 3 + 5 8। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म बाय NBFC? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म बाय NBFC? यहाँ पे NBFC है, यहाँ पे NBFC है नॉन बैंकिंग
फाइनेंशियल कंपनीज। अब ये टॉपिक सब के लिए नोन नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके डेफिनेशन में आता है नॉन बैंकिंग, इट मीन्स जो बैंक ना हो वो कंपनीज। तो इसके लिए बैंक समझना पड़ेगा। बैंक का जो मेन फंक्शन है ना, जो बैंक का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसके लिए बैंक बनाई गई हैं, बैंक बनाई जाती हैं, ये पैसे लेती हैं और इसको सेव करती हैं और फिर उसके बाद ये देती भी हैं लोन, पैसे ये देती भी हैं। तो ये मेन काम है कि ये डिमांड डिपॉजिट करती हैं, बैंक के डिपॉजिट का काम करती हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे लोन ये बैंक भी करती है और नॉन बैंकिंग भी करती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक भी करती है, नॉन बैंकिंग भी करती हैं। एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट ये सिर्फ और सिर्फ बैंक ही कर सकती हैं, ओनली बैंक, नॉन बैंकिंग नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये आंसर हो गया। शेयर्स तो मतलब कोई भी कर सकता है। ये टॉपिक आता है एक्चुअली में इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये टॉपिक आता है। तो बैंकिंग सिस्टम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर दो होते हैं, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। दिस नॉन बैंकिंग में ये आता है एनबीएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया है tan थीटा -1, जहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे थीटा एंड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं थीटा जो है ये 90 से कम है, एक्यूट एंगल है। तो ये हमें ये कंडीशन हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद हम आगे समझते हैं चीज़ों को। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 है ना, तो 1 कब आएगा? 45 पे। तो थीटा इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। अब यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, सिंपल। पुट कैसे करेंगे हम? पहले तो देखो साइन कॉस और कॉसेक स्क्वायर है ना, तो पहले देखो साइन 45 डिग्री कितना होगा? 1/√2। कॉस 45 डिग्री 1/√2 एंड कॉसेक 45 डिग्री √2। साइन का इन्वर्स होता है तो √2। इनकी जो वैल्यू पुट करेंगे ना, तो बस एक बार में आ जाएगा आंसर। वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 माइनस √2 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 1/2 माइनस 2, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1, जो कि आंसर है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट पूछ रहा है 1935। जी के क्वेश्चन है, ये 1 लाइनर है, फैक्ट है। इसमें बस हमें एक बात और दो बातें और दो इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं कि जो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ना, आरबीआई का हेडक्वार्टर ये मुंबई में है, ये मुंबई में है। दिल्ली में ऑफिस है लेकिन हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये बना तो था 1935 में, लेकिन नेशनलाइजेशन इसका हुआ था 1 जनवरी 1949। तो ये नेशनलाइजेशन और मुंबई दो एडेड इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। An amount doubles itself on simple interest in 4 years. What is the percentage per annum rate of interest? तो कह रहा है ना, कोई अमाउंट है P जो है, कोई अमाउंट P है वो 2P में हो जा रहा है, तो इंक्रीज कितना किया? P। और ये हो रहा है ये 4 साल में, 4 ईयर्स में, ठीक है। तो सिंपल है, मतलब ये पूरा 100% इंक्रीज कर जा रहा है 4 ईयर्स में, तो 25% इसका हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको सिंपल फार्मूला से अगर हम एक बेसिक फार्मूला से करेंगे तो PRT डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू P।
पी और पी, ये पी क्या है, ये इंटरेस्ट बन के ये प्री हो गया, डबल हो गया ना अपना, तो इंटरेस्ट बन के पी हो गया। देन उसके बाद अब यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है, हमें बस रेट फाइंड करना है, तो आर फाइंड करना है हमें। जब हम इसको करेंगे तो आर इज इक्वल्स टू 25% आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड फाइबर्स। तो यहाँ पे एकदम ये वन लाइनर फैक्ट है, मैन मेड फाइबर होते हैं, रैन जो होते हैं ये मैन मेड फाइबर होते हैं। सिल्क जो है ये सिल्क वॉर्म से मिलता है हमें, कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म, कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म, ये मैन मेड नहीं होता। लेनिन जो है ये एक फाइबर है और ये हमें मिलता है फ्लैक्स प्लांट से, फ्लैक्स प्लांट होते हैं इनसे मिलता है। जूट की तो खेती होती है, तो ये जूट के प्लांट्स होते हैं, तो यही एक बचता है, ये मैन मेड फाइबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी मनाई जाती है, सेलिब्रेट करते हैं हम 11 मई को। तो 11 मई को हुआ क्या था, 11 मई को खास चीज़ हुई थी, वो हुआ था पोखरण टेस्ट। 11 मई 1998 को पोखरण में सेकेंड टेस्ट हुआ था। अब ये पोखरण में क्या टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंडिया का। फर्स्ट हुआ था 1974 में और दूसरा हुआ था फर्स्ट टेस्ट और सेकेंड हुआ था ये। तो इसी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, इसमें और कोई इंफॉर्मेशन ऐड करने की तो ज़रूरत नहीं समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, ये है कोर फैक्ट, ये है कोर फैक्ट ENIAC, ENIAC। इसमें दो इन्फॉर्मेशन हमें जाननी जरूरी है। पहले तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये बना था 1945 में। ये दो इन्फॉर्मेशन मस्ट है, तो इस वन लाइनर फैक्ट से हमने दो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। नेक्स्ट करते हैं, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ये इंसुलिन। सिंपल, पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कार्स स्पीड ऑफ 45-50 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। अब ये फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन वन कार टेक्स 32 मिनट्स मोर देन द अदर टू कवर द डिस्टेंस। दो कार हैं, उनका डिस्टेंस दिया है 45 और 50, डिस्टेंस उनका स्पीड दिया है और वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं, तो इस स्पीड पे 32 मिनट्स का डिफरेंस आ जा रहा है टाइम का। तो इनकी स्पीड क्या हो सकती है, तो एक की स्पीड हो गई 45 वाले की D/45 माइनस 50 वाले की स्पीड हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस हमने D सपोज किया है, और D/50। इनका दोनों का ये टाइम हो गया, 32 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है, ये आवर्स में है, तो इनको हम 32 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो आवर में आ जाएगा। अब इसको हम करेंगे 50D माइनस 45D इज इक्वल्स टू 45 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 32/60। ये ऊपर आ जाएगा 5D 45 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 32/60। 0 0 कैंसिल आउट, 5 9 से 45। अब यहाँ पे हमें D अलग कर लेना है, D इज इक्वल्स टू 32 डिवाइड बाई 6 और 9 5 जा 45, तो 3 2 जा एंड 3 15 जा 2 16 जा, 16 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 240 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हु फाउंडेड तत्वबोधनी सभा।
टू प्रोपागेट राम मोहन रॉय आइडियाज़। देवेंद्र नाथ टैगोर। ये है हिस्ट्री का सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सोशल रिलीजियस मूवमेंट का जो टॉपिक है उसके अंदर आता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे सभा, बहुत सारे ग्रुप्स बने थे, तो इनके ओनर्स वगैरह पूछता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ बस ऐड करनी है मुझे फैक्ट, वो ये कि 1839 में ये बना था। कहाँ पे? कैलकाटा। दैट्स इट। दो नॉलेज बस ऐड करनी है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। A can complete a work in 24 days. He worked for 21 days. A किसी काम को 24 दिन में कर लेता है, 21 दिन इसने काम किया। देन उसके बाद B finishes the remaining work in 5 days. बाकी जो बचा था काम B ने 5 दिन में ख़त्म कर दिया। तो in how many days can A and B together finish the work? A और B दोनों मिल के इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो देखो, इसका शॉर्टकट तरीके से बहुत सारे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इन क्वेश्चंस में। तो नए टाइप के जब क्वेश्चंस बनेंगे ना, तभी हम कर लेंगे। जब समय कम रहेगा और हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाएंगे एग्जाम हॉल में, तब पे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखो, ए जो है ना, ये 24 दिन में एक काम को करता है, तो ये एक दिन में कितना करेगा उस काम का? 1/24। ठीक है। ही वर्क फॉर 21 डेज। इसने 21 डेज किया है काम, तो एक दिन में अगर 1/24 करेगा तो 21 डेज में, एक दिन में जितना कर रहा है उसका 21 टाइम्स करेगा, जो कि होगा 7/8। मतलब इतने 7/8 वर्क ए ने कर दिया है, कंप्लीट कर दिया। रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है? रिमेन है कितना? 1 माइनस 7/8 इज इक्वल्स टू 1/8। इतना वर्क बच रहा है। बी ने 5 दिन में 1/8 वर्क किया है। ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्क कितने दिन में होगा? तो 8 को इधर ला दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 40 डेज में एक वर्क कर लेगा बी। तो बी का 40 हो गया और ए का हो गया 24, हमें दिया ही था। अब हमें क्या करना है? दोनों के वर्क्स निकाल लेने हैं कंबाइंड। तो 1/24 बी कर रहा है 1/24 डेज में वर्क, और ए कर रहा है 1/24 वर्क कर रहा है एक दिन में। बी कर रहा है 1/40 वर्क। ये कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम नहीं निकालना है तो सीधे इनका नीचे कर दो मल्टीप्लाई, और ऊपर 40 इंटू 24 आ जाएगा। ये आ जाएगा 64 डिवाइड बाय 24 इंटू 40। 4 से हम करेंगे, 4 6 जा 4 1 16, 4 4 एंड 4 10। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 कटेगा 5। ये आ जाएगा 1/15। तो ये जो नीचे का नंबर है ना, इसका इन्वर्स कर देंगे तो ये 15 डेज आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म in the same way as the second term is related to the first term. तो बैट क्रिकेट में यूज होता है, स्टिक हॉकी में यूज होता है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 16 है ये 20 है, और सेमी सर्कल में जितने भी ट्रायंगल बनते हैं वो सारे 90 डिग्री पे बनते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इसका एरिया हो गया 1/2, 16 इंटू 20, 8 160। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखते हैं कि फैक्टर्स की बात कर रहा है कि इस इक्वेशन का
ये दो फैक्टर है। फैक्टर में सिंपल क्या करना है ना, जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है जीरो इक्वेट करके। तो y इज इक्वल्स टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा। ये वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा p डिवाइड बाई 16 प्लस 15/4 माइनस q इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल्स टू -4, ये वैल्यू पुट करनी है। ये आ जाएगा 16p माइनस 60 माइनस q इज इक्वल्स टू 0। ये सेकंड इक्वेशन। इसमें क्या करना है ना, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 16 कर दोगे तो हमें ये मिलेगा p माइनस p प्लस 60 माइनस q माइनस 16q इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन जब कंपैरिजन कर रहे हो ना तो बस p और q का डिफरेंस है, मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा है p इज इक्वल्स टू q। तो ये 17 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एकदम सिंपल ही, एकदम सिंपल सिंपलिफिकेशन है। 2 4 6 डिजिट पे डेसिमल है तो हमें 3 डिजिट पे लाना है, और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 4, 9 4 जा 36, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। हु मेंशन्ड अध्यक्ष एज द सुपरिटेंडेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ रही है, कौटिल्य थे उनके। तो कौटिल्य ने ये अध्यक्ष पद मेंशन किया था। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है सरकमफ्रेंस और एरिया, कोई सर्कल है उसका दोनों इक्वल है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr और एरिया का फार्मूला होता है πr²। पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, एक r और r कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू 2। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विच रिवर एसोसिएटेड विथ धुआंधार फॉल। धुआंधार फॉल नर्मदा रिवर पे है। जीके का क्वेश्चन हो गया। इसमें कुछ और फैक्ट्स हैं जो कि मैं ऐड कर दूंगा, जैसे कि वाटरफॉल। तो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है, इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है कुचिकल। कुचिकल वाटरफॉल जो है ये इंडिया में हाईएस्ट है, ये है कर्नाटक में। और वर्ल्ड का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है ये एंजल वाटरफॉल है, ये है वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 22। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर 3:2 के रेशियो में है, मतलब ये उनका रेशियो है। इफ 8 एंड, अगर 8 और 6 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा पहले और दूसरे में से, सब्ट्रैक्ट रेस्पेक्टिवली, तो इनका रेशियो हो जाता है ये। तो मतलब अगर रेशियो है ना तो पहले इनको ऐसे कर लो। अब कह रहा है कि 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बन जा रहा है 8/5। चलो इक्वेशन बन गया, इनको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8, 2x माइनस 6, तो ये हो गया 15x माइनस 8 5 ज़ा 40, 16x माइनस 8 6 ज़ा 48। तो ये x इज इक्वल्स टू 8 आ गया। क्या कह रहा है, नंबर्स आर, तो x अगर 8 आ गया तो 3x और 2x हमने नंबर लिए थे, तो ये हो जाएंगे 24 और 16। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एकदम क्रूड, एकदम सादा जीके का सवाल है, पॉलिटी का, वो भी बेसिक फैक्ट है। 42 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उन्होंने रेकमेंड की थी इसके लिए, इस अमेंडमेंट के लिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे इन्होंने लिखा है स्वर्ण सिंह कमेटी, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई थी, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके बाद
कई सारे इंपॉर्टेंट और एडिशन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग डियरनेस अलाउंस, महंगाई। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई। महंगाई को किस चीज़ से मेज़र किया जाता है इंडिया में? सीपीआई, इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई बेसिक फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, विनय एंड शूत पिताका। विनय एंड शूत पिताका ये किसका है? बुद्ध का है, ये सबको पता है। इसमें बस एक और ऐड करना है हमें कि अभिधम्म पिताका तीसरा था, अभिधम्म पिताका। बुद्ध की जब बात आएगी ना तो कुछ चीज़ें याद रखना है बुद्ध से। उनका बर्थ, उनका जन्म, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी। उन्होंने फिर घर जब छोड़ा तो उसको बोला गया महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग किया जब, गृह त्याग। उसके बाद इन्होंने पहला जब लेक्चर दिया अपना, उसको सरमन बोलते हैं, फर्स्ट सरमन, ये दिया था एट सारनाथ। और इसी को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और अंत में इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर, कुशीनगर जो कि अभी यूपी में है। डेथ हुआ था इनका 483 में, बिफोर क्राइस्ट। ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध का नाम जब आया ये सब चीज़ें हमें फटाफट दिमाग में रिकॉल होनी चाहिए।